साल 2020 श्रीलंका का किलिनोची जिला। ये इलाका कभी लिट्टे का गढ़ हुआ करता था। रात के अंधेरे में एक आर्मी कर्नल अपनी ऑफिशियल गाड़ी में 20 लोगों के साथ पहुंचता है। इनके हाथ में बंदूकें नहीं, फावड़े और मेटल स्कैनर थे। ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं था, ये एक खजाने की खोज थी। ये लोग टाइगर गोल्ड खोज रहे थे। लिट्टे के खात्मे के 16 साल बाद भी श्रीलंका की पुलिस से लेकर आर्मी के बड़े अफसर तक हर कोई उस गड़े हुए सोने की खोज कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जिस खजाने को खोज रहे हैं वो लिट्टे की असली दौलत का 1% भी नहीं है। लिट्टे का असली खजाना $1 बिलियन आज 16 साल बाद भी गायब है। ये खजाना जमीन में गड़ा सोना नहीं है, ये कैश, इन्वेस्टमेंट, शिपिंग कंपनियों और दुनिया भर में फैली प्रॉपर्टीज का एक ग्लोबल नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जिसे सिर्फ एक आदमी कंट्रोल करता था, कुमारन पद्मनाथन यानी केपी, लिट्टे का चीफ फाइनेंसर और वो मास्टरमाइंड जो 2009 में $1 बिलियन के इस पूरे नेटवर्क के साथ पकड़ा गया था। केपी इंटरपोल का मोस्ट वांटेड था। भारत को राजीव गांधी केस में उसकी तलाश थी, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों बाद केपी को सबूतों की कमी का हवाला देकर रहस्यमयी तरीके से रिहा कर दिया गया। आज वही केपी श्रीलंका सरकार की सुरक्षा में एक अनाथालय चलाता है और दुनिया से कहता है कि 1 बिलियन का कोई खजाना कभी था ही नहीं। तो 2009 में केपी और श्रीलंका सरकार के बीच आखिर वो कौन सी डील हुई थी और कहां है लिट्टे का वो $1 बिलियन का असली खजाना? नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी लिट्टे के खजाने की। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। ये वही संगठन है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। श्रीलंका में 30 साल तक खूनी गृह युद्ध लड़ने वाला दुनिया का शायद पहला ऐसा आतंकी संगठन जिसके पास अपनी नेवी और छोटी मोटी एयरफोर्स थी। अपने पीक पर लिट्टे श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के बड़े हिस्से पर एक पैरेलल सरकार चलाता था। अपनी पुलिस, अपनी अदालतें और अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इस सरकार को चलाने के लिए वो पैसा भी खूब कमाते थे। एक अनुमान के मुताबिक $300 मिलियन सालाना। ये पैसा वो उगाही, इंटरनेशनल चंदे और अपने इलाके में टैक्स लगाकर जमा करते थे। मई 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने लिट्टे को कुचल दिया। चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरण मारा गया। जंग खत्म, लेकिन एक सवाल हवा में तैरने लगा, लिट्टे का खजाना कहां गया? बस यहीं से शुरू होता है मिथकों का खेल। 2019 में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव थे। माहौल गर्म था। ये एक बहुत ही हाई स्टेक इलेक्शन था। इसमें एक तरफ थे राजपक्षे परिवार के गोतबाया राजपक्षे, जो अपने भाई की सरकार में पावरफुल डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। इस परिवार के मुखिया महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। 2009 में लिट्टे के खिलाफ जंग उन्हीं के राज में जीती गई थी, लेकिन उनके शासन पर मानवाधिकारों के हनन और लोगों के अपहरण जैसे गंभीर आरोप भी थे। 2015 में वो चुनाव हार गए। इसके 4 साल बाद 2019 के चुनाव में राजपक्षे परिवार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा था। इसी चुनावी गहमा गहमी के बीच राजपक्षे विरोधी खेमे के एक पूर्व मंत्री राजिता सोनारत्ने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका कर दिया। उन्होंने 2 लोगों को पेश किया जिन्होंने दावा किया कि वो व्हाइट वैन के ड्राइवर थे। श्रीलंका में व्हाइट वैन का एक खास मतलब होता है। यह सिर्फ एक सफेद गाड़ी नहीं थी, ये खौफ का सिंबल थी। ये वो अनमार्क्ड गाड़ियां थी जो आती थी और लोग गायब हो जाते थे। पत्रकार, एक्टिविस्ट या सरकार से असहमति रखने वाले लोग, उन्हें अक्सर इन्हीं सफेद वैन में किडनैप किया जाता था, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता था। तो 2019 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद राजपक्षे सरकार को इन्हीं व्हाइट वैन अपहरणों से जोड़ना था। और इसी मौके पर इन 2 ड्राइवरों ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली राजपक्षे सरकार ने नॉर्थ श्रीलंका से लगभग 7,000 टन सोना चुराकर साउथ में शिफ्ट कर दिया। 7,000 मीट्रिक टन सोना। इस दावे का मतलब क्या था, ये समझिए। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, 8,133 टन। इस दावे के मुताबिक लिट्टे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर था।
इतिहासकारों का अंदाजा है कि मानव इतिहास में आज तक कुल 2,16,000 टन सोना ही निकाला गया है। 7,000 टन का मतलब लिट्टे ने दुनिया के कुल सोने का 3% से ज्यादा जमा कर लिया था। यह साफ साफ एक राजनीतिक झूठ था। इसका मकसद राजपक्षे परिवार को चुनाव में फंसाना था। बाद में मंत्री और उन दोनों ड्राइवरों पर केस भी हुआ। तो क्या टाइगर गोल्ड की पूरी कहानी झूठी थी? अगर 7,000 टन वाली बात झूठ थी तो फिर वो आर्मी कर्नल 2020 में क्या खोद रहा था? असलियत कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। यहां पहले यह समझना जरूरी है कि यह लिट्टे के सोना गढ़ने वाली बात शुरू कहां से हुई। दरअसल लिट्टे को अपने एसेट्स छुपाने की आदत थी। जंग खत्म होने के बाद आर्मी और पुलिस ने जब नॉर्थ के इलाकों में खुदाई की तो उन्हें हथियारों के जखीरे मिले। किलिनोची में एक जगह 6,250 किलो C4 विस्फोटक जमीन में गड़ा मिला। तो यह लॉजिकल था कि जिस संगठन ने अपने विस्फोटक गाड़े उसने सोना और कैश भी गाड़ा होगा। यह कोई 7,000 टन नहीं था, लेकिन यह इतना था कि इसकी तलाश की जाए। इसी सोने की तलाश ने नॉर्थ श्रीलंका में एक पैरेलल क्रिमिनल इकोनॉमी को जन्म दिया, टाइगर गोल्ड फीवर। लोग स्कैनर लेकर नक्शे बनाकर जंगलों में खुदाई करने लगे। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट है इस खेल के खिलाड़ी। ये सिर्फ गांव के आम लोग नहीं थे जो अमीर बनने का सपना देख रहे हों। इस खजाने की लूट में वो लोग भी शामिल थे जिन पर कानून की रखवाली का जिम्मा था, श्रीलंका की सिक्योरिटी फोर्स के लोग। सबूत देखिए, 2013 में एक आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल और 4 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। जुर्म किलिंग फील्ड्स में सोना चुराने के लिए खुदाई करना। साल 2020 में उस रात की कहानी मिलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बताया। एक आर्मी कर्नल और 2 सैनिकों समेत 21 लोग गिरफ्तार हुए। कर्नल साहब अपनी ऑफिशियल गाड़ी में खुदाई को सिक्योरिटी दे रहे थे। साल 2022 में 7 लोग एक स्कैनर के साथ पकड़े गए। उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल था और वो भी सीआईडी का। यह पैटर्न एक बड़ी कहानी बताता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, सीआईडी ऑफिसर, यह छोटी मोटी चोरी नहीं थी। यह स्टेट के अंदर एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन गया था। ये अफसर आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि इससे पहले कि खजाना ऑफिशियली डिक्लेयर हो उसे खोद कर प्राइवेटाइज कर लिया जाए। यह इस बात का भी सबूत था कि श्रीलंका के इन बड़े अफसरों को पक्का यकीन था कि जमीन के नीचे माल है। तो कहानी का एक हिस्सा यह है, एक खजाना जो आज भी जमीन में गड़ा है और उसे लूटने के लिए चोरों से लेकर पुलिस और फौज के बीच होड़ मची है। यह तो हुई उस सोने की बात जो अनरिकवर्ड है, लेकिन उस सोने का क्या जो ऑफिशियली रिकवर हुआ था? क्या सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा? लगा था। और यहीं से यह पहेली और ज्यादा उलझ जाती है। साल 2009, जंग का आखिरी दिन, श्रीलंका का पुथुकुडीरिपु इलाका, यह लिट्टे का आखिरी किला था जो अब ढह रहा था। श्रीलंकन आर्मी को यहीं पर लिट्टे के आखिरी हेडक्वार्टर्स में खूब सारा सोना मिला। लेकिन यह सोना किसी खजाने के बक्से या बंकर में नहीं मिला। यह एक बैंक के अंदर रखा था। इस बैंक का नाम था ईलम बैंक। यह नाम था लिट्टे के आधिकारिक बैंक का। इसका दोहरा मकसद था। पहला, आम तमिल आबादी को यह दिखाना कि लिट्टे एक असल सरकार है जो उन्हें बैंकिंग सर्विस दे रही है। यहां लोग बिल्कुल किसी आम बैंक की तरह अपने गहने गिरवी रखकर लोन ले सकते थे। इस बैंक का दूसरा मकसद था आम तमिल आबादी की पीढ़ियों की बचत, उनके 22 कैरेट के गहनों को एक जगह अपनी सीधी फिजिकल कस्टडी में इकट्ठा करने का। यह लिट्टे का अपना सोना नहीं था। यह उन हजारों आम तमिल परिवारों का सोना था जो उन्होंने इस बैंक में गिरवी रखा था। तो जब 2009 में आर्मी ने इस सोने को रिकवर किया तो उन्हें ज्वेलरी का एक बड़ा स्टॉक मिला। ये हजारों आइटम्स थे। लॉजिक तो यही कहता है कि यह सोना जो कि सिविलियन प्रॉपर्टी था उसे फौरन लौटाने की प्रोसेस शुरू की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्मी ने इस सोने को जब्त कर लिया। इसके बाद किसी ने इस सोने की बात उठाने की हिम्मत नहीं की। इस चुप्पी को साल 2016 में खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने तोड़ा। मार्च 2016 श्रीलंका की संसद, तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक बयान दिया। उन्होंने जो आंकड़े दिए वो इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा, आर्मी ने 2009 में भागते हुए तमिल नागरिकों से करीब 150 किलो सोना और ज्वेलरी जब्त की थी और फिर उन्होंने इसका हिसाब दिया। 30 किलो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया गया। 80 किलो सोना 7 साल बाद भी मिलिट्री की कस्टडी में पड़ा हुआ है। और सबसे खतरनाक लाइन, 40 किलो अनअकाउंटेड फॉर था। यह अनअकाउंटेड फॉर एक भारी भरकम सरकारी शब्द है। इसका सीधा मतलब था कि 40 किलो सोना जो ऑफिशियली कस्टडी में था, उसे खुद सरकार ने
वो चोरी हो चुका था। यह ऑफिशियल लूट थी। यह सोना मिलिट्री के पास आने के बाद उनकी लॉग बुक से गायब हुआ था। उसी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि इस लूट से जो बचा उसे लौटाने की प्रोसेस भी एक मजाक थी। मिलिट्री ने 2014 में 2337 असली दावेदारों की पहचान की थी, लेकिन 2016 तक उनमें से सिर्फ 25 लोगों को उनके गहने वापस मिले थे। कहानी कुछ आगे बढ़ती है। मई 2025 में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अचानक श्रीलंकन आर्मी ये सोना पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। लेकिन सवाल यह था कि इतने साल क्यों रुके। कई एनालिस्ट ने कहा कि यह एक चुनावी पैंतरा था। सरकार चुनाव से पहले तमिल समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही थी। एक नया प्रोसेस शुरू हुआ। कहा गया कि सोना पहले नेशनल जेम एंड ज्वेलरी अथॉरिटी यानी एनजीजेए के पास वैल्यूएशन के लिए जाएगा, फिर उसे सेंट्रल बैंक में सेफ कीपिंग के लिए रखा जाएगा और फिर लोग आकर अपना सोना वापस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी पेच के साथ सरकार ने कहा कि सोना वापस लेने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड ओनरशिप देना होगा। यह सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन यह उन लोगों के साथ एक क्रूर मजाक था। ये वो परिवार थे जो 15 साल पहले एक भयंकर तबाही से बचकर भागे थे। उन्होंने अपने घर, अपने कागज, अपने परिवार के लोग, सब कुछ उस जंग में खो दिया और अब 15 साल बाद सरकार उनसे उन गहनों की रसीद मांग रही थी जो उन्होंने एक आतंकी संगठन के बैंक में गिरवी रखे थे। तमिल सांसदों ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस सोने को हमेशा के लिए जब्त किया जा सके। तो जो सोना हाथ लगा उसकी कहानी ये है, एक 150 किलो की पहेली जिसमें से 40 किलो ऑफिशियली चोरी हो गया। बाकी का 110 किलो 15 साल तक मिलिट्री के कब्जे में रहा और अब एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसा है जहां से उसका निकलना नामुमकिन सा लगता है। यह अपने आप में एक बड़ा स्कैंडल है। 40 किलो सोना, 150 किलो सोना, ये बड़े नंबर्स लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी कहानी 150 किलो सोना, 40 किलो की चोरी, वो कर्नल की रात भर की खुदाई, ये सब असली खजाने के सामने सिर्फ चिल्लर था। क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो। यह हमें ले चलता है इस पहेली के आखिरी और सबसे बड़े टुकड़े की तरफ। वो खजाना जो कभी पकड़ा ही नहीं गया, वो खजाना जो सोना था ही नहीं, वो खजाना जो श्रीलंका में था ही नहीं, $1 बिलियन का भूत। अभी तक हमने जिस सोने की बात की, 150 किलो, 40 किलो की चोरी, जमीन में गड़ा खजाना, वो सब एक डिस्ट्रैक्शन था। क्योंकि लिट्टे का असली खजाना, वो खजाना जिसने उन्हें 30 साल तक जिंदा रखा, वो सोना था ही नहीं और वो श्रीलंका में भी नहीं था। लिट्टे की असली तिजोरी $1 बिलियन से ज्यादा का इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क था। यह कैश, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट और सबसे बढ़कर शिपिंग एसेट्स का एक ग्लोबल मकड़जाल था। इस मकड़जाल को लिट्टे की इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और प्रोक्योरमेंट विंग चलाती थी और इस विंग का बॉस था केपी। केपी लिट्टे का चीफ फाइनेंसर और हथियार खरीदने वाला मेन आदमी था। मई 2009 में जब प्रभाकरन मारा गया तो केपी ही लिट्टे का नया चीफ बना। श्रीलंकन सरकार के लिए अब एक ही टारगेट बचा था, केपी। अगस्त 2009 जंग खत्म होने के 3 महीने बाद केपी को मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोलंबो लाया गया, पूछताछ शुरू हुई और यहीं पर केपी ने वो राज खोला जिसने श्रीलंकन सरकार के होश उड़ा दिए। उसने खुद इस $1 बिलियन के ऑफशोर नेटवर्क के वजूद को कंफर्म किया। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि तत्कालीन डिफेंस सेक्रेटरी गोतबाया राजपक्षे ने पब्लिकली यह फिगर क्लेम की। उन्होंने दुनिया के देशों से इस $1 बिलियन को रिकवर करने में मदद मांगी। विकीलीक्स के केबल से बाद में पता चला कि यूएस गवर्नमेंट भी लिट्टे के एसेट्स को ट्रैक करने में मदद कर रही थी। दुनिया भर की एजेंसियां इस $1 बिलियन नेटवर्क के पीछे लग गई। तो वो $1 बिलियन कहां गया? क्या वो रिकवर हुआ? इसका जवाब केपी की अपनी कहानी में छुपा है। केपी का क्या हुआ, यहीं पर इस थ्रिलर का असली क्लाइमैक्स है। केपी की कहानी को आप 3 फेज में देखिए। फेज 1, 2009 गिरफ्तारी के फौरन बाद खबरें आई कि केपी सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहा है। उसने पूर्व लड़ाकों के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। उसने सरकार को कई $मिलियन ट्रांसफर करने में मदद करने का ऑफर दिया। फेज 2, साल 2012 केपी को चुपचाप कस्टडी से रिहा कर दिया गया। जिस आदमी पर इंटरपोल का नोटिस था, जिस आदमी को भारत सरकार राजीव गांधी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड मानती थी, जिस आदमी ने $1 बिलियन के आतंकी नेटवर्क की बात कबूली थी, उसे 2012 में सबूतों की कमी के आधार पर छोड़ दिया गया। उस पर कभी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगा,
कोई केस नहीं चला। फेज 3 साल 2021, केपी श्रीलंका के नॉर्थ में किलिनोची में एक अनाथालय चला रहा है। 2021 में वो एक श्रीलंकन राज्य मंत्री के साथ एक अनाथालय का उद्घाटन करते हुए इंटरव्यू देता है। उससे $1 बिलियन के खजाने के बारे में पूछा जाता है। केपी कैमरे पर कहता है, मुझे तो लिट्टे से सिर्फ मेरे रहने का खर्च मिलता था। अगर मेरे पास एसेट्स होते तो क्या मैं अपने लोगों को नहीं बचाता। गिरफ्तारी, $1 बिलियन का कबूलनामा, कुछ मिलियन का ऑफर, सबूतों की कमी पर रिहाई और फिर $1 बिलियन से पूरा इनकार। पैटर्न साफ दिखता है। केपी की सरकार के साथ एक डील हुई थी। केपी ने वादा किया कि वो इस पैसे से कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा। इसके बदले अपनी आजादी और स्टेट प्रोटेक्शन खरीद ली। श्रीलंकन सरकार ने $1 बिलियन के नेटवर्क को जब्त नहीं किया। उन्होंने केपी की मदद से उस $1 बिलियन के वजूद को ही ऑफिशियली कहानी से गायब कर दिया। यह नेटवर्क आज भी जिंदा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2017 में, यानी जंग के 8 साल बाद, अपनी रिपोर्ट में कंफर्म किया कि लिट्टे का फाइनेंशियल नेटवर्क 2009 के बाद भी एक्टिव है। यह नेटवर्क सैंक्शन प्रूफ था क्योंकि यह स्विफ्ट बैंक ट्रांसफर से नहीं, कैश कुरियर से चलता था। यह न्यूयॉर्क और लंदन से नहीं, सिंगापुर और दुबई जैसे हब से ऑपरेट करता था। यह आतंकी संगठन के नाम पर नहीं, चैरिटेबल और कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर चलता था, जैसे तमिल्स रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे टीआरओ भी कहा जाता है, जिसे यूएस ने 2007 में एक आतंकी फ्रंट डिक्लेयर किया था। इसका सबसे बड़ा सबूत 2018 के स्विस कोर्ट केस में मिला। स्विस सरकार ने 13 लोगों पर केस किया कि उन्होंने लिट्टे के लिए 15 बिलियन स्विस फ्रैंक्स जुटाए थे, लेकिन स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया। वेस्टर्न लीगल सिस्टम इस मकड़ जाल को तोड़ने में नाकाम रहा। तो लिट्टे के सोने का क्या हुआ? इस सवाल का कोई एक जवाब है ही नहीं, क्योंकि तिजोरियां 3 थी और तीनों का अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नंबर 1, द सिविलियन गोल्ड। ये वो 150 किलो सोना था जो पुथुकिडियरिपु के ईलम बैंक से मिला। ये लिट्टे का नहीं, आम तमिल लोगों का सोना था। इसका अंजाम 15 साल की मिलिट्री कस्टडी, 40 किलो की ऑफिशियल चोरी और 2025 का एक इलेक्शन गैम्बल, जहां लोगों से 15 साल बाद रसीदें मांगी जा रही हैं। नंबर 2, द मिलिट्री गोल्ड। ये वो सोना और कैश है जो आज भी श्रीलंका के जंगलों में गड़ा है। इसका अंजाम, ये स्टेट के हाथ नहीं लगा। ये एक क्रिमिनल ट्रेजर हंटिंग इकोनॉमी बन गया है। एक ऐसी लूट जिसमें आम चोरों के साथ आर्मी के कर्नल और सीआईडी के अफसर तक शामिल हैं। नंबर 3, द इंटरनेशनल ट्रेजरी। यह लिट्टे का असली खजाना है। $1 बिलियन का इंटरनेशनल नेटवर्क। यह ना सोना था, ना श्रीलंका में था। इसका अंजाम, चैरिटी के मुखौटों, कैश लॉजिस्टिक्स, वेस्टर्न कोर्ट्स की नाकामी और सबसे बढ़कर केपी के साथ हुई डील के कारण यह नेटवर्क आज भी इंटैक्ट है। इसने बस अपना काम बदल लिया है। लिट्टे की फौज साल 2009 में मर गई। उसका फाइनेंशियल एम्पायर, उसका $1 बिलियन का भूत, वो आज भी जिंदा है। तो आज के अलिफ लैला में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लिखा था मेरे साथी कमल ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। मैं हूं भूपेंद्र सोनी। इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।